नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे नागपुर पहुंचे पीएम मोदी के ऐलान से क्यों विपक्ष को लगी मिर्ची, क्यों कांग्रेस नेताओं में पार्टी छोड़ने की लगी है होड़, कुणाल कामरा पर क्या है पुलिस का नया एक्शन, उद्धव पर क्यों भड़की बीजेपी और सीएम देवेंद्र फडणवीस का क्या है बड़ा फैसला। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के नागपुर दौरे से कांग्रेस को लगी मिर्ची। कांग्रेस नेता ने साधा निशाना, बोले बीजेपी को समझ आ गया होगा आरएसएस की वजह से जीते चुनाव। महाराष्ट्र कांग्रेस में बड़े बदलाव का ऐलान, लेकिन फिर क्यों पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में लगी होड़। कॉमेडियन कुणाल कामरा की बड़ी मुश्किलें, मुंबई की खार, पुलिस ने दर्ज की 3 एफआईआर। उद्धव ठाकरे पर भड़के बीजेपी विधायक, बोले उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 17 साल बाद इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले को मिला सम्मान। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी के नागपुर दौरे की। पीएम मोदी 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार आज महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। पीएम मोदी वैसे तो इन सालों में कई बार नागपुर दौरे पर गए, लेकिन वो पहली बार रेशम बाग के संघ मुख्यालय पहुंचे। इस बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस दौरे पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी को समझ आ गया होगा कि उन्होंने आरएसएस की वजह से ही चुनाव जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे पर कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा, 12 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां आरएसएस मुख्यालय जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी को समझ आ गया होगा कि उन्होंने आरएसएस की वजह से चुनाव जीते हैं। आरएसएस का दावा है कि बीजेपी ने उनके कारण चुनाव जीते हैं और मुझे लगता है कि ये सच है। विजय वडेट्टीवार ने आगे कहा कि सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं और 3 दिन पहले उन्होंने सौगाते मोदी शुरू किया है, तो इसका मतलब है कि आरएसएस की विचारधारा में बदलाव आया है। 100 साल तक वो विभाजन की बात करते थे और अब मुझे उम्मीद है कि वो और एक साथ आगे बढ़ने की बात करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी नागपुर पहुंचे हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 9 बजे नागपुर में स्मृति मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद दीक्षा भूमि गए। इसके बाद वो सुबह करीब 10 बजे नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला उन्होंने रखी और ये माधव नेत्रालय नेत्र संस्थान और अनुसंधान केंद्र का एक नया विस्तार भवन है। इसकी स्थापना गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की स्मृति में की गई थी। इस योजना के तहत 250 बिस्तरों वाला अस्पताल, 14 ओपीडी और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित किए। वहीं पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एयर स्पेस लिमिटेड की गोला बारूद सुविधा का दौरा करेंगे, जहां वो यूएवी के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन टेस्टिंग रेंज और रनवे सुविधा काउंटडाउन का उद्घाटन करेंगे। ये 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी है। ये लोइटरिंग म्यूनिश और दूसरी युद्ध सामग्री का परीक्षण करने के लिए लाइव म्यूनिशन और वॉरहेड परीक्षण सुविधा है। यानी एक के बाद एक कई सौगातें यहाँ पर नागपुर को मिलने वाली है। आपको बता दें और भी कई मायनों में पीएम मोदी का नागपुर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर आने वाले चुनावों को लेकर संघ के साथ पीएम मोदी एक बड़ी स्ट्रेटेजी पर भी काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की। महाराष्ट्र कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद संगठन में बड़े बदलाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। एक के बाद एक कई नेता इस्तीफा देने की लाइन में लगे हुए हैं और अब तक दर्जनों इस्तीफे हो चुके हैं। कांग्रेस के मौजूदा विधायकों में पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है। इधर बुल्ढाना के पूर्व विधायक हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र की कमान मिली है। अब वो कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा और ताकत देने की और संगठनात्मक स्तर पर बदलाव की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रही है। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, वो भी निकाय चुनावों से पहले, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं को जिलेवार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। उनकी रिपोर्ट के बाद संगठन में बदलाव किए जाएंगे। महाराष्ट्र में फेरबदल की इस प्रक्रिया में मंडल स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की जा रही है। साथ ही साथ जहां जरूरी होगा वहां नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाने की बात भी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में कांग्रेसियों की एक बड़ी मीटिंग और इस मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन वसंतराव सपकाल की अध्यक्षता में
कई पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई और उसके बाद एक बैठक हुई। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव BM संदीप, कुणाल चौधरी, प्रफुल्ल गुड्डे पाटिल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कुणाल पाटिल, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन एडवोकेट गणेश पाटिल और मोहन जोशी मौजूद रहे। मीटिंग में हर्षवर्धन सपकाल ने सभी निरीक्षकों को इससे जुड़ी जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो दिए और सभी निरीक्षक अपने अपने जिलों का दौरा करेंगे, कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, जिसके बाद वो 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को सौंपेंगे। उनकी रिपोर्ट हासिल होने के बाद संगठनात्मक बदलाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, यानी कई बदलाव होने हैं संगठन स्तर पर। लेकिन इस बीच पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की भी लाइन लगी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कॉमेडियन कुणाल कामरा की। कॉमेडियन कुणाल कामरा की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के मामले में कामरा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि अब इस मामले में खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन के खिलाफ 3 केस रजिस्टर किए गए हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने 23 मार्च को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने शो का एक जो पोस्ट है वो साझा की थी और दावा किया कि इस शो में उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। अब कामरा अपने पॉलिटिकल जोक के चलते मुश्किलों में फंस गए और इस मामले के चलते कामरा को शिंदे समर्थकों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस स्टूडियो में शो किया गया था उसको तोड़फोड़ दिया गया है। वहीं शिंदे के नेता और कार्यकर्ता कामरा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विवाद के चलते कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में 3 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से एक शिकायत जलगांव शहर के मेयर की है, दूसरी शिकायत खार पुलिस ने नासिक के एक होटल कारोबारी और तीसरी एक बिजनेसमैन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। खार पुलिस स्टेशन मामले की आगे की जांच कर रही है और खार पुलिस स्टेशन ने यहां पर कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए 2 बार बुलाया, लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्हें 31 मार्च को महाराष्ट्र पुलिस ने तलब किया है। कुणाल कामरा ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। कामरा ने कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उनके वकीलों ने मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य बेंच के सामने फौरन सुनवाई की मांग की थी। दरअसल कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज है, लेकिन वो फिलहाल तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपील की थी। कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी। मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। 7 अप्रैल तक कुणाल कामरा के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ 31 मार्च को मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए कुणाल कामरा को तलब किया गया है। कुणाल कामरा ने हाईकोर्ट में कहा था कि वो 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले गए। तब से वो सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं और उन्हें मुंबई पुलिस से गिरफ्तारी का डर है। इसी के बाद अब उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात उद्धव ठाकरे की। बीजेपी विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की स्थिति हताशा और निराशा से भरी है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उद्धव ठाकरे ने सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिस पर राम कदम ने कहा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उनके बेटे का नाम इसमें सामने आ रहा है और दिशा साल्यान के पिता ने इस मामले में आरोप लगाए। सुपारीबाज कामरा उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। उनके खुद के मंत्री और अपने लोग जब छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति हम समझ सकते हैं। राम कदम ने कहा कि उद्धव ठाकरे को बताने का कोई हक नहीं है कि सफलता और विफलता क्या होती है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक भी मिनट मंत्रालय में नहीं बिताया और न ही किसी से मुलाकात की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कोविड-19 के बाद भी उद्धव ठाकरे मंत्रालय नहीं गए। अब वो सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि उद्धव ठाकरे को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास जाकर वहां की कानून व्यवस्था देखनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। खबरों के आखिर में बात करते हैं फडणवीस के बड़े फैसले की। फडणवीस सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में आदित्य साहस दिखाते हुए शहीद हुए सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले की याद में एक स्मारक बनाने का फैसला लिया है। यह स्मारक उनके पैतृक गांव सतारा जिले के केदाम्बा में बनाया जाएगा। ये गांव उनकी जन्मस्थली और इस ऐतिहासिक स्मारक के निर्माण के लिए सरकार ने कुल 13 करोड़ 46 लाख रुपए मंजूर किए और इस रकम की पहली किश्त 2 करोड़ 70 लाख रुपए शुक्रवार को जिला प्रशासन को सौंप दी गई, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बनवाया जा रहा यह स्मारक मुंबई पुलिस के बलिदानी सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को अमर बनाने का प्रतीक होगा। उन्होंने 26
नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान AK-47 से लैस आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनका ये बलिदान देश की सुरक्षा और साहस के लिए एक मिसाल बन गया। बलिदानी सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले मुंबई से करीब 284 किलोमीटर दूर करीब 250 परिवार वालों केदाम्बे गांव के रहने वाले थे। कहा जाता है कि तुकाराम ओमले केदाम्बे गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुंबई पुलिस ज्वाइन की थी। इससे पहले तक उनके गांव से कोई भी व्यक्ति पुलिस में भर्ती नहीं हुआ था। हालांकि उनके बलिदान के बाद इस गांव से करीब 13 युवा पुलिस में भर्ती हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तुकाराम के बलिदान की वजह से ही हो सका है। अब देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से स्मारक बनाने के लिए रकम दी है और इतना बड़ा अनुदान किया है, उससे देवेंद्र फडणवीस के फैसले की चौतरफा तारीफ हो रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।